आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट चैप्टर पाउडर, डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो नेक्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे एंड अवर चैप्टर इज सॉल्यूशंस, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। इसमें हम लिक्विड डोसेज फॉर्म सॉल्यूशन जो एक मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो टॉपिकल सॉल्यूशंस हो, चाहे वो पर ओरल सॉल्यूशंस हो, चाहे वो ओरल सॉल्यूशंस हो, तो हर एक की डिटेल में डिस्कशन होगी फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम सिंपली देखते हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, एंड वी ऑल नो दैट सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ a solid, a liquid or a gas dissolved in another liquid। लेकिन जो हम फार्मास्यूटिकली जो इनकाउंटर करेंगे सॉल्यूशंस वो ज़्यादातर आपको सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड मिलेगा या लिक्विड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड मिलेगा। गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड फार्मास्यूटिकली आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, फूड ग्रेड्स में आपको, जैसे आपके एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सल्यूट होता है जो डिजॉल्व होता है एंड एक सॉल्वेंट होता है जो डिजॉल्व करता है। और सबसे कॉमनली यूज्ड जो सॉल्वेंट होता है, हम फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस की अगर बात करें, दैट विल बी वाटर, बिकॉज वाटर की पैलेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी बॉडी के लिए बहुत ईजी है। और कई बार क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं वो सॉल्युबल नहीं होती हमारे लिक्विड में या वाटर में, आप कह सकते हो। तो उस केस में हम क्या हमें अगर सोल्यूशन ही बनाना है तो उस सोल्यूशन फॉर्म बनाने का एक तरीका तो है कि हम उसकी सॉल्ट फॉर्म यूज करना, जो बहुत कॉमन है, या दूसरा तरीका क्या है कि हम को सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। को सॉल्वेंट बेसिकली क्या होते हैं, ये एडजंक्ट्स होते हैं जो सॉल्वेंट की एबिलिटी इंक्रीज करते हैं टू डिसॉल्व दैट सोल्यूट। और जो कॉमनली यूज्ड को सॉल्वेंट हैं दे आर अल्कोहल, पीजी, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन एंड पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो ये एक लिस्ट है। अब हम एक एक करके जो फार्मास्यूटिकली सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और फिर हम इंडिविजुअली कौन कौन सी डोसेज फॉर्म आती हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट है पर ओरल सॉल्यूशंस। पर ओरल सॉल्यूशंस का मतलब वो सॉल्यूशंस जो आप इनगल्फ करते हो, स्वेलो करते हैं, जो जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं जाके एक्शन करेंगे। हो सकता है कि वो जीआईटी में लोकल एक्शन करें या वो सिस्टेमिक एक्शन भी शो कर सकते हैं। दूसरे हैं जो सोल्यूशन सिर्फ ओरल कैविटी में काम करेंगे, वो जैसे गार्गल्स हो सकते हैं या माउथ वॉशेस हो सकते हैं, उनका बेसिक काम इस कैविटी को क्लेंस करना है, डिओडराइज करना है, या कुछ और पर्पस भी हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे। थर्ड है सोल्यूशंस विच आर इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी, जैसे ईयर ड्रॉप्स हैं, हम ड्रॉप्स बॉडी कैविटी में ऐड कर रहे हैं, तो दे आर थर्ड कैटेगरी। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज टॉपिकल सॉल्यूशंस, जो हम एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर यूज करते हैं ज़्यादातर। सो हम एक एक करके, इसके अलावा एक मिसलेनियस कैटेगरी है, कुछ सॉल्यूशंस होंगे वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज पर ओरल सॉल्यूशंस, यानी कि वो सॉल्यूशंस जो हम स्वेलो करते हैं, एनगल्फ करते हैं, एंड वी बेसिकली टेक देम टू जीआईटी। बहुत कॉमनली यूज्ड हैं ऐसे सॉल्यूशंस, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, हम इंडिविजुअली कैटेगरीज भी करेंगे। बट पर ओरल सॉल्यूशंस बहुत बहुत पॉपुलर होते थे किसी टाइम, बट इनकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत कम हो चुकी है टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के आने के बाद। सो बहुत लिमिटेड कैटेगरीज होंगी जहाँ पे हम पर ओरल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और उसके भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस होंगे। और इनकी जो पॉपुलैरिटी कम हो रही है उसके रीज़न क्या हैं? फर्स्टली आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी ड्रग है, लिक्विड स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम रहेगी एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ना। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर कोई ड्रग स्टेबिलिटी का इशू रखती है तो हम उसको टैबलेट एंड कैप्सूल में रखेंगे, हम उसको पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में रहे, सोल्यूशन फॉर्म में ना रहे, या हम सस्पेंशन में भी स्टेबिलिटी सोल्यूशन से बेटर होती है, राइट। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली द टेस्ट मास्किंग डिफिकल्ट। सपोज कोई ऐसी ड्रग है जो बहुत ज्यादा बिटर है और वो सोल्यूशन फॉर्म में है, तो उसका टेस्ट मास्क करना बहुत डिफिकल्ट है। आप सस्पेंशन के केस में टेस्ट मास्किंग कर सकते हो,
सिरप्स आते हैं बच्चों के लिए, वो सस्पेंशंस होती हैं, इसीलिए वो सोल्यूशंस नहीं होते, ज़्यादातर सस्पेंशन होते हैं क्योंकि सोल्यूशंस का टेस्ट मास्क करना मुश्किल है। बिकॉज ड्रग अब डिजॉल्व स्टेट में है, जब वो डिजॉल्व स्टेट में होगी तो वो पूरे लिक्विड को अपना बिटर टेस्ट या ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट वॉटेवर जो है उस वो पूरे लिक्विड को प्रोवाइड कर देगी, पूरे सॉल्वेंट को अपना टेस्ट दे देगी, तो पूरे सॉल्वेंट का टेस्ट मास्क करना पड़ेगा। बट अगर सस्पेंशन में है तो जो बिटर टेस्ट है दैट विल बी ओनली इन द सस्पेंसोइड स्टेट, तो जो आसपास उसके सॉल्वेंट पड़ा है उसमें तो उसका बिटर टेस्ट आएगा नहीं, तो हम टेस्ट मास्किंग उसमें कर सकते हैं, हम सिरप यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही जो हमारे पाउडर्स हैं या टैबलेट्स हैं, टैबलेट और कैप्सूल के केस में तो बहुत इजीली मास्क हो जाता है टेस्ट। कैप्सूल में तो वी नो के कैप्सूल शेल है, और टैबलेट में हम शुगर कोटिंग कर सकते हैं या फिल्म कोटिंग सिंपली कर सकते हैं। सो टेस्ट मास्किंग सॉल्यूशंस के केस में इज वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा इनकी बल्की नेचर होने की वजह से इनका जो इसको कैरी करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पिलेज इश्यूज भी आते हैं। तो टैबलेट एंड कैप्सूल्स अगर आप कंपेयर करो तो हर नज़र में वो बेटर है। बट फिर भी पर ओरल सॉल्यूशंस हम देखते हैं मार्केट में है, कुछ एडवांटेजेस होंगी वो हम देखते हैं एक एक करके। पहली चीज़ क्या है कि बच्चों को स्वेलो करना इजी है, एज और इवन एज्ड पॉपुलेशन के केस में भी इजी है, बिकॉज आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे या आप ओल्ड एज में देखना उनको टैबलेट या कैप्सूल स्वेलो करने में मुश्किल आती है। बच्चों के केस में हम स्पून से फीडिंग कर सकते हैं सॉल्यूशंस या सस्पेंशंस की, बट टैबलेट कैप्सूल देना उनको मुश्किल है। ओल्ड एज में उनको वैसे ही इनगल्फ करना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में सोल्यूशन, इनफैक्ट उस केस में सोल्यूशन या सस्पेंशन, ये पॉइंट स्पेसिफिक सोल्यूशन के केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सोल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के एडवांटेज है कि पेडियाट्रिक हो या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन हो, दोनों के लिए सोल्यूशंस एज वेल एज सस्पेंशन बेटर है एज कंपेयर्ड विद टैबलेट्स एंड कैप्सूल। इसके अलावा ऑफ कोर्स दे विल हैव अ फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, बिकॉज if you compare a solid dosage form, it will have to first get disintegrated, then it will get dissoluted, and finally the permeation will take place. But in peroral solutions our drug is already in the solution state, तो dissolution तक तो उसने पहुंचना ही नहीं है, वो already उस state में है। Thirdly, they have a dose uniformity. This uniformity of dose जो point है, this is basically advantageous in comparison with suspensions, क्योंकि सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन का इशू आता है और डोज यूनिफॉर्मिटी का इशू आ सकता है अगर हम शेक वेल नहीं करते। And of course they have attractive appearance, especially in comparison with suspensions. And lastly, there are certain drugs which irritate the gastric mucosa. Potassium bromide and potassium iodide are drugs which irritate the gastric mucosa when they are taken in dry state. आप ये जो एग्जाम्पल है इसको अच्छे से याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल कि दो ऐसी ड्रग्स हैं जो सिर्फ ड्राई स्टेट में इरिटेट करती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, बट सोल्यूशन स्टेट में नहीं करती, राइट? तो इनका टैबलेट और पाउडर बनाना प्रॉब्लमेटिक है, सो इस केस में हम इनको सोल्यूशन फॉर्म में दे सकते हैं। कैटेगरी में जो डोसेज फॉर्म यूज होती हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज एरोमेटिक वाटर्स, और नाम से ही काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाता है कि ये कैसी डोसेज फॉर्म होगी। एरोमेटिक स्टैंड्स फॉर इट्स वॉलेटिलिटी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स तो प्रेजेंट होंगे या कोई और एरोमेटिक कंपोनेंट होगा। सो एरोमेटिक वाटर्स आर बेसिकली clear saturated aqueous solutions of volatile oils or aromatic substances or any other volatile substances. Aromatic substance है किसमें है? पानी में, that's why we call it as aromatic waters. तो मेन इनका जो यूज होगा that will be to use as perfumed vehicle. जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाला है, जो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, कि आप जो मैक्सिमम एरोमेटिक वाटर्स देखोगे उसमें हम 1 पार्ट एरोमेटिक जो कंपोनेंट है उसका यूज़ करते हैं, 39 पार्ट्स हम वाटर के यूज़ करते हैं। सो ये हमेशा 1:39 रेशियो में होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्लोरोफॉर्म वाटर, इन विच वी यूज 1:1 रेशियो। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1:39 इज अ जनरल कंपोजिशन, बट एक्सेप्शन इज इन द केस ऑफ क्लोरोफॉर्म वाटर वेयर वी यूज 1:1 रेशियो। सो दिस आर एरोमेटिक वाटर्स। और एरोमेटिक वाटर्स में हम पेपरमेंट वाटर है, दिल वाटर है, सो जितने भी आपको वोलेटाइल ऑयल्स मिलते हैं उनके हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं।
एरोमेटिक वाटर के बाद बिल्कुल मिलती जुलती कैटेगरी जो है दैट इज एरोमेटिक स्पिरिट्स। अब देखो दोनों में एक ही फर्क है कि वो एरोमेटिक वाटर है, ये एरोमेटिक स्पिरिट है। इट मीन्स कंपोनेंट तो इसमें भी वही यूज हो रहे हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट है वो वही वाला कंपोनेंट है, एरोमेटिक कंपोनेंट है। यानी कि वो वोलेटाइल ऑयल है या कोई या वोलेटाइल सब्सटेंस है जैसे कैम्फर है, तो ऐसा ही कोई कंपोनेंट है। पर फर्क इतना है कि अब ये वाटर नहीं है, अब ये स्पिरिट है। तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा इस केस में दैट विल बी ईदर अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहल, मतलब वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर, तो उनको हम बोलते हैं स्पिरिट। एरोमेटिक वाटर में अल्कोहल बिल्कुल नहीं होती, एरोमेटिक स्पिरिट में या तो अल्कोहल होगी सॉल्वेंट या अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होगा। 60% कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन इनमें जनरली होती है। और अगर हम वाटर को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड कर दें, स्पिरिट्स में बिकम मिल्की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को अकॉर्डिंगली लिमिट रखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल्की ना हो। और ऐसे ही कि अगर हम स्पिरिट्स को सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड कर दें तो प्रेसिपिटेशन हो सकती है, बिकॉज अल्कोहल में वो सॉल्युबल नहीं है सॉल्ट, राइट। यूज फ्लेवरिंग एजेंट है, बिल्कुल जैसे एरोमेटिक ऑयल का यूज था, एरोमेटिक वाटर्स का यूज था, वैसे ही इनका भी यूज है। पेपरमेंट वाटर भी हम यूज करते हैं, पेपरमेंट स्पिरिट भी हम यूज करते हैं। सो दीज आर एरोमेटिक्स। नेक्स्ट वी कम टू एलिक्सर्स। Elixirs are clear liquid preparations of potent or nauseous drugs such as antibiotics, antihistamines and sedatives. अब ये क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो नॉजिएटिंग होती हैं, जो पोटेंट होती हैं। जब हम उनको सोल्यूशन फॉर्म में देते हैं देन वी यूज द वर्ड एलिक्सर्स। ये हम सोल्यूशन फॉर्म में भी दे सकते हैं या इनको हम ड्राई पाउडर एज रिकॉन्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स what happens is that our product is unstable in solution state और हमें देना भी solution form में ही है। So what we do is कि हम उस प्रोडक्ट को ग्रैनुलर फॉर्म में दे देते हैं, ग्रैन्यूल्स बना के दे देते हैं, देन वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वी हैव टू डिसॉल्व दोज ग्रैन्यूल्स इन वाटर, जनरली इन वाटर बिफोर यूज। So that is known as dry powder for reconstitution. So we have to reconstitute that solid product into a solution just because of the simple reason that that drug is not stable in the solution state for long time. और ऐसे एलिक्सर्स को हमें 7 दिन के अंदर अंदर यूज करना है, और इस चीज को हम कहते हैं बियॉन्ड यूज डेट। बियॉन्ड यूज डेट यही होता है कि जो ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एज सोल्यूशन और एज इंजेक्शंस होते हैं, या जैसे हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में देखते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट तो 2-3 साल होती है, बट ये लिखा होता है कि जब उनको ओपन कर लिया आपको विद इन 1 मंथ उसको यूज करना है। सो दैट 1 मंथ और दिस 7 days इज बेसिकली बियॉन्ड यूज डेट, कि इसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते जब आपने इसको ओपन कर लिया है या जब आपने इसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है। सो दे हैव 7 days बियॉन्ड यूज डेट, राइट। और ये वही चीज़ है कि ड्राई फॉर्म है, अनस्टेबल होती है, तब हम यूज़ करते हैं 10 to 25% अल्कोहल हम इसमें ऐड कर देते हैं अगर हमारे ऑयल्स प्रेजेंट हैं तो उनको सॉलिबलाइज करने के लिए। इनफैक्ट 20% से अगर ज़्यादा अल्कोहल हो, आप ये इन जनरल याद रख लीजिए, नॉट स्पेसिफिक टू एलिक्सर है, व्हेनेवर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 20% इट इज अ प्रिजर्वेटिव। और कई बार हम सिरप भी यूज़ करते हैं, एलिक्सर का जो बेस होता है वो सिरप भी होता है, तो उसका जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जैसे जो हमारा सिंपल सिरप होता है 66.67% कॉन्सेंट्रेशन, वो हम देखेंगे भी इस चैप्टर के लास्ट में। हमें ये पता है कि सिरप्स में माइक्रोबियल ग्रोथ होता है ना, हम ये कहते हैं कि जहाँ पे मीठा हो चांसेस हैं कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, बट अगर हम बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में शुगर सिरप बना लें उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता। यही रीज़न है कि जो हम घरों में देखते हैं जो मुरब्बा होता है वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर हो जाता है, वहाँ पे उसमें माइक्रोबियल अटैक होता ही नहीं, बिकॉज हमने उस मुरब्बे को बनाया किस में, हमने सिरप में बनाया है, एंड सिरप हैज अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, इट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब वो सैचुरेटेड होगा सो उससे क्या होगा कि इट विल हैव अ वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड जो जनरली माइक्रोब्स हैं जो डैमेज करते हैं हमारे फूड स्टफ को, दे डू नॉट ग्रो एट वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सो जो एलिक्सर्स हैं, हालांकि ना आजकल आप एलिक्सर वर्ड
इतना ज़्यादा यूज़ नहीं देखोगे आप। एलिक्सर बहुत कम यूज़ किया जाता है वर्ड, बट पैरासीटामोल एलिक्सर काफ़ी एक फेमस प्रिपरेशन है। एलिक्सर बेसिकली हम पोटेंट ड्रग्स के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, जब हम उनका सोल्यूशन बनाते हैं देन वी यूज़ दिस वर्ड। डोसेज फॉर्म इज लिंक्टर्स। अब जो लिंक्टर्स हैं ये बेसिकली इसके यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनती है कि जो लिंक्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस whose specific use is to relieve the cough, and that cough is relieved by either due to their sedative action or due to their expectorant action. So linctors are the liquid dosage form which are specifically used to relieve the cough, and they are used in a small dose like 5 ml, और जनरली इनका जो बेस होता है, जो कफ सिरप्स होते हैं, नाम में हमने लिखा है कफ, बोला मैंने कफ सिरप, सो लिंक्टर्स में जो हमारे कफ सिरप होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो व्हीकल इज जनरली सिरप, बट अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसमें सिरप नहीं यूज़ करेंगे, हमें कोई और स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी एक ऑफिशियल प्रिपरेशन है कोडीन लिंक्टस डायबिटिक, राइट। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम कफ सिरप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम जनरली आती है। सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको कफ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है, तो हम ऑब्वियसली हमें ये देखना होगा कि जो हम कफ सिरप यूज़ कर रहे हैं वो इसका बेस सिरप ही ना हो, राइट। सो उस केस में जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है कोडीन लिंक्टस डायबिटिक, और ऐसी मार्केटेड प्रिपरेशंस भी आती हैं जिसमें हम सिरप नहीं है, और कोडीन लिंक्टस डायबिटिक में जो हमारा स्वीटनिंग एजेंट है दैट इज क्लोरोफॉर्म वाटर। इसके अलावा हमारे पास और भी फ्लेवरिंग एजेंट है, जैसे ऑक्सीमेल है विच इज़ एन एसिडिक हनी, और इसके अलावा बेंजाल्डिहाइड स्पिरिट है जिसमें आलमंड लाइक फ्लेवर आएगा। बेंजाल्डिहाइड की प्रॉपर्टी ही होती है उसकी आलमंड लाइक ओडर होती है, आलमंड लाइक फ्लेवर होता है उसका। सो हम ये भी यूज कर सकते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। सो दीज आर लिंक्टसेस। ड्रॉट्स, देखिए अभी तक हमने जितनी डोसेज फॉर्म करी ये सारी बल्क डोसेज फॉर्म थी। बल्क डोसेज फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 550 ml या 100 ml की बॉटल होगी, उसमें से हम छोटी छोटी डोजेस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कफ सिरप है, हमारे पास एक बॉटल होती है, वो हम सारी बॉटल एक टाइम में कंज्यूम नहीं करते ना, वी यूज इट ओवर द टाइम, इट्स अ बल्क डोसेज फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास हमने एलिक्सर्स देखे, हमने बाकी सारे देखे, वो सारी ऐसी ही डोसेज फॉर्म थी जो हम डिवाइडेड फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब बल्क डोसेज फॉर्म है बट हम उसको अलग 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 बार 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 यूज करते हैं, राइट। बट जो ड्रॉट्स हैं वो हमारे पास एक ऐसी डोसेज फॉर्म है जो हमें एक या दो बार ही यूज करनी है, बट जो यूज करनी है उसकी डोज बहुत ज्यादा है, राइट। कहने का मतलब क्या कि सपोज 100 ml ही है, लिंक्टस भी हमारे पास 100 ml ही था, हाइपोथेटिकली हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे पास ड्रॉट्स भी 100 ml ही है, बट 100 ml हम 5 ml की डोज 20 बार नहीं लेंगे, हम 50 ml की डोज 2 बार ले लेंगे, या हम 100 ml एक बार ही ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इतनी ज़्यादा डोज क्यों लें, या इतनी ज़्यादा डोज हम कब लेंगे, कौन से केस में। ऑब्वियस सी बात है, आपने भी आइडिया लगा लिया होगा कि ये हम तब करेंगे when we have some emergency kind of situation. Suppose कोई ऐसा पेशेंट है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कुछ पॉइजनस खा लिया, जब उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास लेके जाया जाता है तो सबसे जो कॉमन चीज़ हम जो डॉक्टर सबसे पहले करता है वो ट्राई करता है कि वो वॉमिट आउट कर दे, ताकि उस पॉइजन को अब्जॉर्ब करने का टाइम ही ना मिले। तो ऐसे केस में हमें कुछ उसको ऐसा सोल्यूशन देना पड़ेगा जो एमेटिक हो, और घरों में रिकमेंडेड ये होता है कि आप सिंपली बहुत ज़्यादा नमक पानी में डिसॉल्व कर दीजिए और उस पेशेंट को दे दीजिए, या आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप डॉक्टर आपको क्या दे सकता है, वो आपको इपिकैक ड्रॉट दे सकता है। हालांकि इपिकैक ड्रॉट इतनी ज़्यादा पोटेंट है कि उस केस में डोज इज नॉट एज हाई एज 50 ml, उस केस में 10 से 15 ml डोज होती है। तो उस केस में जो
इपिकैक्वाना ड्रॉट होगी तो उसमें उस केस में हमारे पास एक बॉटल होगी जो 15 ml के अराउंड होगी। तो उस ड्रॉट का साइज 100 ml नहीं होगा, बिकॉज ड्रॉट की डेफिनेशन ही यही है कि उसको 1 या 2 बार में ही हमें ख़त्म करना है। तो अगर वो 100 ml है तो आपको 50-50 की अगर 2 बार यूज़ करनी है तो 2 बार आपने यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 ml यूज़ किया 90 ml रख लिया, इतना टाइम उसको हमने लगाना ही नहीं है। सो इपिकैक्वाना ड्रॉट एक एक्सेप्शन है जिसमें डोज 50 ml या 100 ml नहीं है, उसकी 10 या 15 ml है, तो आपको उसकी डोसेज फॉर्म ही 10 या 15 ml की पैकिंग में मिलेंगी, राइट। सो ऐसे पेशेंट के केस में डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर विल गिव हिम एन इपिकैक्वाना ड्रॉट और एनी अदर एमेटिक जिसको आपको 1 या 2 बार में कंज्यूम करना है। सो दीज प्रिपरेशंस आर नोन एज ड्रॉट्स। इसके अलावा एक पैराल्डिहाइड ड्रॉट भी आती है जिसमें पैराल्डिहाइड होता है। पैराल्डिहाइड इज एन एंटी कन्वल्सेंट एंड ए सेडेटिव। जब हालांकि आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट जब किसी को एपिलेप्टिक अटैक आता था बहुत पुराने टाइम में, तो पैराल्डिहाइड ड्रॉट डॉक्टर्स के पास हमेशा रहता था। तो वो क्या करते थे, वो पेशेंट को वो ड्रॉट दे देते थे। जब हमें अंडरलाइन कॉज इतना नहीं पता था, इतनी हमारी साइंस या कह लो कि आप हमारी फार्माकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो हम उसको पैराल्डिहाइड देते थे विच इज़ बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट एंड ए सेडेटिव, और उसका हम ड्रॉट देते थे। लार्ज डोज होती थी जो हम उसको पेशेंट को धक्के से पिला देते थे। वो बेसिकली सेडेशन प्रोवाइड करता था, तो उसका जो इफेक्ट होता था, जो उसके जो सीजर्स आ रहे होते थे, वो टेम्परेली रुक जाते थे। सो हालांकि पैराल्डिहाइड का अपना एक लिमिटेशन है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रखा है तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड एसिटिक एसिड कैन बी फेटल। अब इसीलिए एक्चुअल में हुआ क्या कि ड्रॉट्स हम क्यों कहते हैं कि आपको उसको 1 ही बार या 2 ही बार में यूज़ करना है, कि सपोज़ आपने पूरा पैराल्डिहाइड यूज़ नहीं किया, आपने सोचा कि चलो अब कभी दोबारा पेशेंट आएगा, जो बचा हुआ पैराल्डिहाइड है मैं तब यूज़ कर लूँगा, बट लॉन्ग टर्म स्टोरेज में वो पैराल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूँ। ऐसे केसेस ऑब्जर्व हुए थे कि पैराल्डिहाइड ऑन स्टोरेज एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ड्रॉट को पूरा कंज्यूम नहीं किया उस डॉक्टर ने। सो जब नेक्स्ट टाइम वो एपिलेप्टिक पेशेंट आया, कोई और एपिलेप्टिक पेशेंट आया, तो जब उसको ड्रॉट दिया गया, अब उसमें पैराल्डिहाइड नहीं था, अब उसमें एसिटिक एसिड था, एंड एसिटिक एसिड इज वेरी फेटल फॉर ह्यूमन हेल्थ, और ऐसे पेशेंट्स की डेथ्स भी हो गई थी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस पेडियाट्रिक ड्रॉप्स, अब ये तो आपने देखी हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। आपने विटामिन डी की ड्रॉप्स देखी होंगी, जो आप ड्रॉपर से उनको एडमिनिस्टर करते हो, वो पेडियाट्रिक ड्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। बेसिकली ड्रॉपर हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमें बहुत कम डोज देनी होती है, बिकॉज हमें पता है कि छोटे बच्चों के केस में जो डोज है वो ऑब्वियसली बहुत कम रहती है। तो हम जब जो नॉर्मल, तो देखो, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड जो एडल्ट डोज है वही यूज़ करने, बट उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, है ना। एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये भी है, बिकॉज पर उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हम नॉर्मल ड्रग ही, नॉर्मल सिरप या डोसेज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट करके दे रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और छोटे बच्चों के केस में स्पेशली जब हम 2-3 मंथ्स की बात करें, तो आप ऑब्वियसली उनको इतनी ज़्यादा डोज नहीं दे सकते। और सेकेंडली ये भी होता है कि ये कहा जाता है कि पहले 5-6 महीने छोटे बच्चों को वाटर नहीं देना होता, और हम डाइल्यूशन वाटर से ही करने वाले हैं, राइट। तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है, तो इसलिए हम डाइल्यूशन नहीं यूज़ करते, हम ड्रॉपर यूज़ करते हैं। हमारा ग्रेजुएटेड ड्रॉपर होता है या प्री कैलिब्रेटेड ड्रॉपर होता है, दोनों में फ़र्क ये, ग्रेजुएटेड में मार्किंग्स होती हैं 1, 2, 3, 4 के 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, अकॉर्डिंगली आप जितना देना चाह रहे हो, जितना आपको फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया। और प्री कैलिब्रेटेड में एक ही मार्क होता है कि आपको यहाँ तक फिल करना है, जितनी ड्रॉप्स आ गई, जितनी भी उसमें वॉल्यूम आ गई, आपको इतनी यूज़ करनी है, राइट। सो अकॉर्डिंगली जैसे फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, जैसे फॉर्मुलेशन में आता है, वैसे यूज़ करते हैं। सो दीज आर पेडियाट्रिक ड्रॉप्स। पैरासीटामोल, एलिक्सर एंड इंडोमेथासिन मिक्सचर्स की ड्रॉप्स आती हैं। उसके बाद सिरप्स आ जाते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन हम इसके ऊपर कर ही चुके थे। सिरप एज सच डोसेज फॉर्म नहीं है, सिरप बेसिकली व्हीकल, हम एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं। सिरप्स
सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेटेड विस्कस एक्वा सॉल्यूशंस को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सिंपल सिरप की कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, और सैचुरेटेड है तो 66.7% इसमें वेट बाय वेट सुक्रोज होगी, और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 85% होता है। तो आप इसको एक तो याद रख लीजिए अच्छे से। सेकेंडली, सिरप्स जो सिरप वर्ड है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू शुगर सॉल्यूशंस ओनली। पहले हम कोई भी स्वीट मटेरियल होता था, हम उसके सॉल्यूशन को उसके लिए सिरप वर्ड यूज कर देते थे, कोई भी हमारे पास स्वीट एजेंट हो। बट नाउअडेज वी रिस्ट्रिक्ट दिस टर्म ओनली टू ईदर टू शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट्स। तो सिरप बेसिकली मीन्स सुक्रोज और एनी सब्सटीट्यूट ऑफ सुक्रोज। पर एक एक्सेप्शन है इसमें, ऑफिशियल एक्सेप्शन है कि बीपीसी में अभी भी एक प्रिपरेशन रिटेन करी हुई है जिसको हम कहते हैं सिरप है, बट जिसमें सुक्रोज नहीं है, जिसमें कोई और स्वीटनिंग एजेंट है, कोई नॉन सुक्रोज स्वीटनिंग एजेंट है, एंड दैट इज फिग सिरप। सो इट इज एन एक्सेप्शन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस।